क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स स्क्वायर वाई बराबर 1 एंड वाई बराबर एक्स स्क्वायर, तो इस वाई को यहाँ रख दिया, तो एक्स रेज पावर 4 बराबर 1, एक्स बराबर प्लस माइनस 1। दोनों ही इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है, जो दोनों कर्व्स की इक्वेशन है, दोनों जगह यू कैन सी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे दोनों इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है। दैट वुड मीन कि दोनों का ग्राफ वाई एक्सिस के और सिमेट्रिक है। फिर वही लॉजिक, दोनों तरफ पॉइंट आएगा, एक तरफ पॉइंट निकालो वो काफ़ी है, क्योंकि सिमेट्री से दोनों तरफ एंगल बराबर ही आएगा। तो अगर वाई एक्स अगर हमने 1 लिया तो यहाँ से वाई भी 1 हो जाएगा, तो इसलिए हमने एक पॉइंट ले लिया 1,1। अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 रखी तो वाई की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। सही है, इस पे निकालेंगे अब, कर लो डिफ्रेंशिएट। इसको डिफ्रेंशिएट किया डी डी एक्स, तो आ जाएगा वाई डैश बराबर 2x। दिस इम्प्लाइज m1 बराबर x का वैल्यू अगर हम 1 रखें तो 2। इसको डिफ्रेंशिएट किया डी डी एक्स, तो आ जाएगा वाई डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई बराबर 0। तो वाई डैश बराबर माइनस 1x हटा दिया, 2y अपॉन x, x और y दोनों 1 1 है तो -2। तो यहाँ से रिक्वायर्ड एंगल बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, सही है हाँ, tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सो दैट विल बी tan इनवर्स 4/3। ये हो गया आंसर 4th का। ठीक है, 5th पे आ जाते हैं। y इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो इसमें क्या है, एक ग्राफ ऐसे आएगा 1 पहले वाला, दूसरे वाले प्लस माइनस 3 लिखा है तो वो ऐसे आएगा y एक्सिस, ये हो जाएगा -√3, ये हो जाएगा √3, x एक्सिस y एक्सिस ऑरिजिन, ये पॉइंट A1 हो गया, ये A2 हो गया। दोनों कर्व्स इन्हीं दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बस A1 और A2 पे। बाकी वही बार बार जो बोल रहे हैं कि पैराबोला सिमेट्रिक है y एक्सिस के बाद, तो दोनों जगह एंगल बराबर ही आएगा, तो एक जगह एंगल बता सकते हैं, वही दूसरी जगह एंगल आ जाएगा। अब इस वाले केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए तुम देख सकते हो कि जो ये वाला पैराबोला है, इसका तो अपर पैराबोला, मतलब पैराबोला अपवर्ड वाला कर्व इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब ये तो पैराबोला अपवर्ड वाला है। जो ये दूसरे वाला है ये बेसिकली पैराबोला से नीचे वाला है। तो इसकी इक्वेशन हम लिखें केवल इतने पार्ट की, वैसे तो पूरा पैराबोला ऐसे आएगा, इस पूरे वाले पैराबोला की जो इक्वेशन होगी वो इतने पार्ट की इक्वेशन होगी, वो तो हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर हम इसकी लिखें तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तभी ये डाउनवर्ड बना है, इसमें एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है इसलिए अपवर्ड बना है। तो A1 कैसे निकालेंगे, फॉर A1 इन्हीं दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर बराबर 4 या x बराबर वही प्लस माइनस √2। तो A1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट √2, y कोऑर्डिनेट विल बी 1। √2 यहाँ पे रख दिया, √2 का स्क्वायर इज 2 माइनस 1 विल बी 1, तो √2, 1 हो गया। यहाँ पे एंगल निकाला है तो इन्हीं दोनों डेफिनेशन को डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया तो y डैश बराबर -2x, तो m1 बराबर -2√2। फिर y बराबर एक्स स्क्वायर -1 को डिफ्रेंशिएट किया तो y डैश बराबर 2x, m2 बराबर 2√2। वही कैलकुलेशन है, तो रिक्वायर्ड एंगल बराबर tan इनवर्स दिस माइनस दिस 4√2 अपॉन 7। यही आंसर आ जाएगा इसका भी। ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन।
अब आगे चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन सेज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 5 एंड एक्स वाई बराबर 9। ठीक है, वैसे तो अगर हम देखेंगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू 9 ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 भी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, बट वो ऐसे वाला है। डायग्राम अगर हमें नहीं भी समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी है, तो मैंने ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। अब ये दोनों कर्व बेसिकली ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, ये कैसे पता लगता है? अगर हम x और y की जगह -x और -y रखते हैं, ठीक है, तो अगर हम x और y की जगह -x और -y रखते हैं और इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े तो ऑरिजिन के और सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे भी xy और यहाँ पे भी xy की जगह -x -y रखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सेम चीज आ जाएगी वापस। तो अगेन जो बार बार बोल रहे हैं कि इन दोनों में से एक जगह ही एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो क्या होगा, ये किस लिए क्वेश्चन लिया गया है, ये इलस्ट्रेट करने के लिए कि जैसे अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, हर बार पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते थे। तो किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत ही ना पड़े, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, ये तो चलो दिख गया हमें, बट उसकी हमें जरूरत ही ना पड़े, तो फिर हमने अगर ये निकाल के रख लिया तो फालतू निकाल के रख लिया। ठीक है, कैसे? इसको जैसे डिफ्रेंशिएट करें डी डी एक्स, तो आ जाएगा एक्स वाई डैश प्लस वाई एक्स डैश बराबर 0, एक्स डैश मतलब 1 हो जाएगा। तो वाई डैश कितना हो जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स, जैसे इम्प्लाइज m1 कितना हो गया, माइनस y1 अपॉन x1। ठीक है, अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें डी डी एक्स, तो वहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई वाई डैश बराबर 0, दिस इम्प्लाइज y डैश बराबर x अपॉन y, विच इम्प्लाइज m2 बराबर x1 अपॉन y1। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट y1 y1 x1 x1 ऐसे ही -1 आ रहा है, तो यहीं से वी कैन सी m1 m2 इज इक्वल टू -1, दिस इम्प्लाइज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज 90 डिग्री। तो इस बार क्या है कि ये भी 90 डिग्री एंगल है और ये भी 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो इस बार कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो इस चीज़ का भी हम ध्यान रख सकते हैं कि हम फालतू कैलकुलेशन ना करें, अगर जरूरत ना हो तो हो सकता है कि हमारा ऐसे टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, अब चलते हैं, ये 6th हो गया, 7th क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ y इज इक्वल टू ई रेस्ट पर माइनस एक्स अपॉन 2a। क्वेश्चन में ये और जोड़ लिया कि a पॉजिटिव है। ठीक है, एंड वाई स्क्वायर बराबर 4ax। इसका ई रेस्ट पर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, और x की जगह x अपॉन 2a कर दिया तो कुछ नहीं, स्केलिंग चेंज होगा, बट ग्राफ का शेप तो यही रहेगा। तो ऐसे ग्राफ आ गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, पैराबोला आता है इस तरीके से। तो अगर हमने इन दोनों कर्व्स को एक साथ बनाया तो हमें दिख रहा है कि एक ऐसे कर्व आ रहा है, एक पैराबोला ऐसे आ रहा है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आ रहा है, उसको हमने बोल दिया x1, y1। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करने चलें तो मान लिया y यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, तो वाई स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा ई रेस्ट बार, मतलब अगर हम y रखे पहले वाले से उठा के दूसरे वाले में, तो ई रेस्ट बार माइनस एक्स अपॉन ए बराबर 4ax, ऐसे करके इक्वेशन बनेगा। स्क्वायरिंग की वजह से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर कर रखा है ना। तो अब इसमें क्या है, इसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, ये मेरे को दिख रहा है कि क्या आएगा, मतलब पॉइंट आएगा, ये पक्की बात है, बट वो क्या आएगा ये नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें x
सॉल्व करने की कोशिश करो, निकलेगा ही नहीं एक्स। अच्छा, इसमें हिट एंड ट्रायल मारे तो भी नहीं निकलेगा। हिट एंड ट्रायल में कुछ भी मारो, जैसे एक्स अगर मान लिया 0 रखा तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब 0 को छोड़ के कुछ भी रखेंगे, यहाँ पे अगर कोई नंबर रखा रैशनल नंबर, तो ये तो रैशनल रहेगा, ये ई की पावर में इरेशनल रहेगा, तो बराबर हो ही नहीं सकता। अगर ई के से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम एक्स का वैल्यू कुछ ln में रखेंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये तो नीचे उतर आएगा, बट यहाँ पे ln आ जाएगा, फिर गड़बड़ हो गई, तो मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा ही। तो फिर ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हो सकता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत ही ना हो। तो जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1 है, अगर x1 y1 है तो वो सेटिस्फाई तो करेगा दोनों इक्वेशंस को, कि y1 स्क्वायर 4ax1 भी होगा और y1 स्क्वायर e रेज़ टू पावर माइनस x1/2a भी होगा, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया डी डी एक्स, तो आ जाएगा 2y डैश बराबर 4a, दैट वुड गिव यू y डैश बराबर 2a/y। तो m1 हमारा कितना आ जाएगा, 2a/y1। ठीक है, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करके लाए तो डी डी एक्स बराबर y डैश बराबर -1/2a e रेज़ टू पावर x माइनस 2a। ये कहाँ से आ गया, चेन रूल से। पहले e को डिफ्रेंशिएट किया, e आ गया, फिर अंदर डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया। तो दिस इम्प्लाइज m2 बराबर -1/2a e रेज़ टू पावर माइनस x1/2a। बट e रेज़ टू पावर माइनस x1/2a, तो यहाँ से हमने सप्लाई कर दिया इसको, ये तो y1 के बराबर है, तो दिस इज माइनस y1/2a। तो ऐसे करते ही बस हो गया सॉल्व। ये है 2a/y1, ये हो गया माइनस y1/2a, तो m1 m2 कितना आया, -1, और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज 90 डिग्री और π/2। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब ऐसा लिखाने पे कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि अगर ये नहीं होता तो ऐसा नहीं हो पाता, कैंसिल नहीं होता। अबे अगर ऐसा नहीं होता तो क्वेश्चन नहीं होता। क्वेश्चन अगर बनाया है तो वो सॉल्वेबल क्वेश्चन ही तो बनाया होगा, ऐसा तो ना कि अपने मन से कुछ भी क्वेश्चन लिखते हैं और वो सॉल्व भी ना हो आगे चल के। तो अगर वो कैंसिल नहीं होता तो फिर वो सॉल्व हो रहा होता, हिट एंड ट्रायल से या किसी भी तरीके से सॉल्व हो रहा होता। तो ऐसा वैसा करने से पहले हम ज़रूर ये सोचेंगे कि क्वेश्चन जो मिलेगा वो सॉल्वेबल ही मिलेगा। ये ठीक है, तो नोट इट डाउन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये था 2 - x। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल्स टू ln x माइनस 1 टाइम्स e। ठीक है, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस ln x माइनस 1। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ln x कैसे बनेगा, ln x माइनस 1 कर दिया तो इसको 1 यूनिट आगे कर दिया, शिफ्ट। ठीक है, तो ये x बराबर 1 लाइन हो गया, ये 2,0। ठीक है, फिर हमने y की जगह y माइनस 1 किया तो ये पूरा ग्राफ ऊपर उठ गया 1 यूनिट से, तो भी शेप तो ऐसे ही रहेगा। अगर हमने 1 यूनिट ऊपर उठा दिया तो शेप ऐसे ही रहेगा। ये तो इसका ग्राफ आ गया। ठीक है, ये ऐसे ही। दूसरा y इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर 2 - x।
ये ई रेश ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे आ गया, ये हो गया y इज इक्वल टू ई रेश टू पावर 2 माइनस एक्स। ई रेश टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे आ गया, x की जगह x माइनस 2 करेंगे तो भी ऐसे रहेगा, वो 2 यूनिट से आगे शिफ्ट हो जाएगा, बट देखने में तो ऐसे ही रहेगा। तो हमें दिखाई दे रहा है कि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है, ठीक है, वो मान लिया x1 y1 है। तो डिफ्रेंशिएट क्या है, डी डी एक्स, वो आ जाएगा y डैश बराबर 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो m1 आ जाएगा 1 अपॉन x1 माइनस 1। ये तो पहले का स्लोप आ गया। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो y डैश बराबर माइनस ई रेज टू पावर 2 माइनस एक्स, दिस एम्प्लाइज m2 बराबर माइनस ई रेज टू पावर 2 माइनस x1। अब इन दोनों में तो कुछ डायरेक्टली हो नहीं रहा, सही है, मतलब इसमें तो मल्टीप्लाई करके -1 वगैरह नहीं आ रहा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब क्या है कि हमें चाहिए। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों की इक्वेशन लिखा, तो एक तो हो गया ln x माइनस 1 प्लस 1, एक हो गया ई रेज टू पावर 2 माइनस एक्स। अगर हमें ई से छुटकारा पाना है मान लिया, तो या तो आर्ग्यूमेंट में 0 आ जाए, तो ई रेज टू पावर 0 1 होता है, या फिर क्या बोलते हैं, या तो यहाँ पे 2 आ जाए तो ये आर्ग्यूमेंट में 0 1 हो जाएगा, या फिर लॉग वॉग में रखनी पड़ेगी वैल्यू ई से छुटकारा पाने की। बट अगर हमने x इज इक्वल टू 2 रखा, ये ठीक है, हिट एंड ट्रायल से, तो ln 2 माइनस 1 विल बी 1, ln 1 विल बी 0, तो ये पूरा 1 बचा, और यहाँ पे भी ई रेज पर 0 विल बी 1। तो दिस एम्प्लाइज कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है वो बेसिकली 2, 1 है। कैसे निकला, हिट एंड ट्रायल से। तो अब 2, 1 रख दो, तो 2, 1 रखेंगे तो ये 1 अपॉन 1 हो जाएगा, इसमें x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर m1 m2 कितना आ गया, -1। दिस इम्प्लाइज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हो गया हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड कंडीशन if a1 x square plus b1 y square is equals to 1 and a2 x square plus b2 y square is equals to 1 intersect ऑर्थोगोनली। ठीक है, अगर माने ये जो दो कर्व्स हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो फिर हमें बताना है कि कंडीशन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली जो x और y में तो कंडीशन आएगा नहीं, तो x और y को छोड़ के क्वेश्चन में क्या क्या डिफाइंड है, तो वो a1 b1 a2 b2 ये चीज़ें दे रखी हैं, तो कंडीशन भी इन्हीं के टर्म्स में आएगा, a1 b1 a2 b2 के टर्म्स। तो हम करेंगे कैसे, सोल्यूशन, लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज अल्फा कॉमा बीटा। द मोमेंट हमने ये बोला कि अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो वो तो दोनों कर्व्स पे लाई करेगा, तो a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 बीटा स्क्वायर 1 होना चाहिए, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 बीटा स्क्वायर ये भी 1 होना चाहिए। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ये ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया डी डी एक्स, तो आ जाएगा a1x प्लस b1 y डैश बराबर 0, दिस इम्प्लाइज y डैश बराबर माइनस a1x अपॉन b1y, दिस इम्प्लाइज m1 बराबर अल्फा अपॉन बीटा। ठीक है, तो सिमिलरली सिमिट्री से m2 बराबर आ जाएगा माइनस a2 अपॉन b2 अल्फा अपॉन बीटा, क्योंकि दोनों इक्वेशन का स्ट्रक्चर एक जैसा ही है, दोनों एक जैसी इक्वेशन लिखा है, बस एक इक्वेशन में a1 b1 की जगह a2 b2 लिखा है। ठीक है, अब अगर दोनों ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
तो m1 m2 कितना हो जाएगा -1, दैट विल बी a1 a2 अपॉन b1 b2 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मान लिया थर्ड इक्वेशन हो गया। हमने शुरू में क्या पढ़ा था कि क्वेश्चन में क्या क्या डिफाइन है, a1 a2 b1 b2। तो अब अगर हमें कंडीशन निकालना है तो वो a1 a2 b1 b2 के टर्म्स में निकालना है। अल्फा बीटा तो बेसिकली हमने इंट्रोड्यूस किया कि लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा को तो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए आई रिक्वायर 2 इक्वेशंस, बट दो वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए आई विल रिक्वायर 3 इक्वेशंस। एक इक्वेशन ज़्यादा चाहिए होता है एलिमिनेट करने के लिए। अगर मान लीजिए दो वेरिएबल है कुछ भी x और y, तो यहाँ की बात नहीं चलिए, इन जनरल कोई भी दो वेरिएबल x और y, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि दो इक्वेशन से हम उसको सॉल्व कर लें, तीसरे इक्वेशन में वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 2 3 दे रखा है, वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा मैथमेटिकली। थ्योरेटिकली में पता है कि एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे होगा, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। फर्स्ट में से सेकंड घटाया तो यहाँ अल्फा स्क्वायर कॉमन a1 माइनस a2 प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन b1 माइनस b2 बराबर 0। तो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर विल बी माइनस b1 माइनस b2 अपॉन a1 माइनस a2। ये वैल्यू यहाँ रख दिया, तो a1 a2 अपॉन b1 b2 इज इक्वल्स टू b1 माइनस b2 अपॉन a1 माइनस a2 इज इक्वल्स टू 1। मतलब यहाँ से भी एक माइनस आएगा, वो माइनस और ये राइट हैंड साइड का माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया। अब इसको मतलब ऐसे छोड़ दिया, या a1 a2 b1 माइनस b2 बराबर b1 b2 a1 माइनस a2 ऐसे छोड़ दिया। ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज द कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी, कि ये दोनों कर्व्स ऑर्थोगोनल हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है, प्रूव दैट द कर्व्स y is equals to touches each other at their all points of intersection given fx is not equals to 0 for any x। ठीक है, इसने क्या बोला है कि ये दोनों कर्व्स हैं, ये जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे एक दूसरे को टच ही करेगा। ठीक है, अब टच करने का मतलब क्या होता है कि अगर दो कर्व्स एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे हैं तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पे दोनों के लिए सेम टेंजेंट आएगा। तो नोट, थ्योरेटिकल नोट क्या हो गया, इफ टू कर्व्स टचेस ईच अदर then at their point of intersection
दे विल हैव सेम टेंजेंट। ये ठीक है। अब दो कर्व्स का अगर उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट सेम है तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब टेंजेंट लिखने के लिए वैसे हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट चाहिए होता है और एक स्लोप चाहिए होता है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल दिया हमने तो ऑफ कोर्स पॉइंट तो सेम आ ही गया, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो पॉइंट तो दोनों के लिए सेम ही आएगा। अब अगर टेंजेंट सेम है तो इट इज सफिशिएंट टू शो कि dy बाई डी एक्स सेम आना चाहिए, मतलब स्लोप सेम आना चाहिए। पॉइंट यूज किया गया है तो अगर स्लोप सेम आ जाएगा तो इक्वेशन टेंजेंट का सेम ही आएगा। दे विल हैव सेम टेंजेंट, दिस विल इम्प्लाई एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे मस्ट हैव सेम स्लोप। ठीक है, दे मस्ट है सेम स्लोप। अब अल्टीमेटली मेरे को ये दिखाना है कि जो भी उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है उस पे दोनों कर्व्स के लिए dy बाई डी एक्स सेम है। स्लोप दिखाने का मतलब ये। अब चलो चलते हैं सॉल्यूशन। लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज अल्फा कॉमा बीटा। तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या करेंगे, y बराबर एफ एक्स कॉस एक्स एंड y बराबर एफ एक्स, इसको एक साथ सॉल्व करेंगे तो दोनों के y की वैल्यू को इक्वेट कर दिया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए ऐसे ही करते हैं कि दोनों के y की वैल्यू को इक्वेट कर दिया, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। अब उसने बोला कि एफ एक्स कभी भी जीरो नहीं है। अगर एफ एक्स जीरो नहीं है तो कैंसिल कर सकते हैं, अगर जीरो नहीं है तो दिस विल इम्प्लाई कि कॉस एक्स 1 के बराबर हो जाएगा फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसके तो वैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 के, बट कोई बात नहीं, हमें तो क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बोला है, अल्फा कॉमा बीटा। तो दिस इम्प्लाइज कि कॉस अल्फा कितना होना चाहिए 1, विच विल इम्प्लाई कि साइन अल्फा कितना होना चाहिए 0। ठीक है, अब आ जाए कि हमें क्या दिखाना है। हमें ये शो करना है कि दोनों का एक दूसरे को टच करेगा। उसके लिए आई एम सपोज टू शो कि दोनों के लिए टेंजेंट सेम आएगा, एंड फॉर दैट इट इज सफिशिएंट टू शो कि दोनों का उस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स सेम है। बस ये दिखाना है। तो अब बेसिकली dy बाई डी एक्स निकालना है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स आया, इसका डी डी एक्स कितना आ जाएगा, y डैश इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। ठीक है, एक तो ये आ गया, एक आ गया y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट किया डी डी एक्स। अच्छा, ये वैसे कितना आ जाएगा, m1 बराबर आ जाएगा एफ डैश, अल्फा बोला था पॉइंट को तो अल्फा कॉमा बीटा रख दिया, तो x की जगह ये रख दिया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y डैश विल बी एफ डैश एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो साइन एक्स इंटू एफ एक्स। इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा बीटा पे एवेल्युएट किया तो y डैश एट अल्फा बीटा, वही स्लोप m2 हो जाएगा, विल बी एफ डैश अल्फा, x की जगह अल्फा रख दिया, माइनस साइन अल्फा एफ अल्फा। अब साइन अल्फा 0 है, कॉस अल्फा 1 है, तो ये 0 हो गया एंड ये 1 हो गया, तो m2 भी कितना आ गया, एफ डैश अल्फा। तो जो इसका स्लोप है वो इसका स्लोप है, दोनों के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। तो इससे क्या पता लगा, दिस इम्प्लाइज m1 बराबर m2 और बोथ कर्व्स विल हैव सेम tangent at their point of intersection, which will imply
both curves touches each other. ठीक है, इसका मतलब यह है कि दोनों कर्व एक दूसरे को टच करेगा। तो नोट इट डाउन। नेक्स्ट, जैसे हमने बोला था एप्लीकेशन और डेरिवेटिव इज़ क्वाइट ए बिग चैप्टर, और इसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो उन छोटे छोटे पार्ट्स को हम खुद एक सब चैप्टर्स बोल सकते हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स है। तो उसमें से फर्स्ट सब चैप्टर क्या था? टेंजेंट एंड नॉर्मल, और उसी के अंदर एक सब टॉपिक क्या था? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। दिस वी हैव कवर्ड सो फार। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और पढ़ लेते हैं। बी इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, दिस वी आर स्टडिंग फ्रॉम ऐसी बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। IIT JEE में तो मोस्ट ऑफ दे विल नॉट आस्क कि अप्रोक्सीमेशन क्या है या अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट तो ये है कि मान लिया हमने एक पॉइंट लिया A विच इज x, y। ठीक है, फिर हमने क्या किया? x को थोड़ा सा बढ़ा दिया, डेल्टा x, तो हम B तक पहुंच गए। तो ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। अब A पॉइंट पे मेरे को y की वैल्यू पता है, ठीक है, एंड व्हाट आई वांट कि अगर हमने x का वैल्यू डेल्टा x बढ़ाया तो y का ये वाला जो वैल्यू है ये कितना बढ़ेगा? डेल्टा y कितना बढ़ेगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये मतलब ये टेंजेंट है, ये तो टेंजेंट है एट पॉइंट A। ठीक है, ये मान लिया टेंजेंट थीटा एंगल बना रहा है, और ये एंगल मान लिया अल्फा बना रहा है, कॉर्ड AB हॉरिजॉन्टल के साथ। मान लिया C है। एम क्या है, क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने बोला कि A से B तक जाने में मान लिया x में डेल्टा x का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक, कोई भी एक फंक्शन की वैल्यू दे रखी है एक पॉइंट पे। ठीक है, मान लिया हमने x बराबर 4 रखा, y का वैल्यू 10 आ गया, तो मेरे को एक पॉइंट पता है 4,10। अब हमने x में थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया, मान लिया 4.1 कर दिया। नाउ आई वांट टू सी कि y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स डेरिवेटिव की हेल्प से। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम 4.1 रख के वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो ये सब उन सिचुएशंस में होगा कि जहाँ पे, जैसे मैंने बहुत छोटा एग्जांपल दिया, 1045 डिग्री हमें पता है कि 1 है, 1045 डिग्री की वैल्यू 1 है, ये हमें पता है। 1046 डिग्री की वैल्यू थोड़ा पता है। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशंस में ये ठीक है, हम अप्रॉक्सीमेशन लगा के वैल्यू निकाल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो अप्रॉक्सीमेशन है दैट इज मैथमेटिकल अप्रॉक्सीमेशन, जी ये यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि तुक्का नहीं बोले कि अच्छा मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मेरी गट फीलिंग है कि 1046 डिग्री की वैल्यू 1.02 होनी चाहिए। ये ठीक है, दिस इज सेंसलेस बात, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं हम। तो क्या करें, मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं इस मैथमेटिकल अप्रॉक्सीमेशन से। देन वी विल कैलकुलेट कि अगर हमसे पूछा है कि 1046 डिग्री कितना है तो उसकी कितनी वैल्यू आएगी। दिस इज द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो देखो डेल्टा वाई जो है, डेल्टा वाई इन ट्राइंगल ABC, ये डेल्टा वाई है, ये डेल्टा एक्स है।
तो ऐसे ही बोल सकते हो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इस ट्राइंगल में ये हो जाएगा tan अल्फा, ठीक है, या फिर डेल्टा वाई बराबर tan अल्फा टाइम्स डेल्टा एक्स। अब आएगा पिक्चर में अप्रोक्सीमेशन। अगर ये डेल्टा एक्स छोटा है, मतलब अगर हम थोड़ा सा ही आगे गए हैं, तो ये जो ए बी होगा ये तो हमने ताकि तुम लोगों को दिख जाए इसलिए बड़ा बना रखा है, वरना डेल्टा एक्स एक छोटी सी क्वांटिटी है। तो अगर डेल्टा एक्स छोटा है तो ये जो ए बी है कॉर्ड, ये इसके बहुत क्लोज होगा, मतलब टेंजेंट के बहुत क्लोज होगा, क्योंकि तुम देख लो अगर बी यहाँ पे लेते तो लाइन ऐसे बनती, तो वो जो लाइन है वो तो इसके बहुत क्लोज आता। तो कॉर्ड अगर टेंजेंट के क्लोज है तो अल्फा और थीटा भी लगभग बराबर ही होते हैं, मतलब इन दोनों में ये जो गैप है वो कम होता अगर हम थोड़ा सा ही वैल्यू बढ़ाएं तो इसलिए जो tan अल्फा है दैट इज लगभग tan थीटा टाइम्स डेल्टा एक्स। बस यही अप्रोक्सीमेशन हो गया, यही हो गया मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन। tan थीटा का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, मतलब dy बाई डी एक्स। तो डेल्टा वाई का मतलब क्या है, वाई में कितना इंक्रीमेंट हुआ, वाई इनिशियल वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल। तो ये वाई फाइनल है, ये वाई इनिशियल है, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल इज अप्रॉक्सीमेटली tan थीटा मतलब dy बाई डी एक्स एट पॉइंट ए, इस पॉइंट पे जहाँ पे हमें वैल्यू पता है, और डेल्टा एक्स तो डेल्टा एक्स ही है, इंक्रीमेंट इन एक्स बोलो। तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं फाइनल फॉर्मूला कि वाई फाइनल इज लगभग इनिशियल वैल्यू लिखा हमने ये वाला, और उसमें dy बाई डी एक्स ए टाइम्स डेल्टा एक्स जोड़ दिया। ये आ गया हमारे लिए फॉर्मूला। जैसे अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन फाइंड क्यूब रूट ऑफ 124.9, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है 124.9, इसका क्यूब रूट निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पक्की बात क्या है कि जिस जगह पे उसने वैल्यू पूछा है, जैसे 124.9 का क्यूब पूछा है, उसी के आसपास फंक्शन की वैल्यू हमें पता होगी जो आराम से निकल आएगी। तो इसमें ऑब्वियस सी बात क्या है, 125 का क्यूब रूट हमें पता है कि 5 होता है, उसी के आसपास वैल्यू निकालनी है। फाइंड दिस, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। अब अप्रोक्सीमेटली का मतलब यही है कि मैथमेटिकली निकालना है। तो हम क्या मानेंगे, y इज इक्वल टू क्यूब रूट की बात चल रही है, तो x रेज़ टू पावर 1/3 ये फंक्शन मान लिया आपने, ठीक है। इसके ऊपर जो एक नोन पॉइंट है वो क्या है कि अगर हम x की वैल्यू 125 रखें तो y की वैल्यू 5 आएगी, ये मेरे को पता है, ठीक है, ये नोन पॉइंट हो गया। अब हमें दूसरे पॉइंट पे जाना है जिसकी x की वैल्यू 124.9 है, तो ये फाइनल है ये हमारे लिए, और ये वैल्यू चाहिए बेसिकली, ठीक है, यही y फाइनल है, ये हमारे लिए y इनिशियल है, ये हमारे लिए x इनिशियल है, ये हमारे लिए x फाइनल है। तो डेल्टा x कितना होगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो 124.9 माइनस 125, तो दिस विल बी माइनस 0.1, ठीक है, माइनस में आएगा, ये भी है सोचने लायक बात है क्योंकि ये वैल्यू कम है, 125 से कम है। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो आ जाएगा 1/3 x रेज़ टू पावर 2/3, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से y फाइनल विल बी, ये ठीक है, चलो y डैश निकालो इस पॉइंट a पे,
तो 1/3 इंटू एक्स रेज पावर -2/3 आएगा। तो 1/125 की पावर 2/3 दैट विल बी 1/3 इंटू क्यूब रूट अंदर लेके 5 आ जाएगा, उसका स्क्वायर 25, तो 1/25। तो y फाइनल विल बी लगभग y इनिशियल प्लस डेल्टा x टाइम्स y डैश की वैल्यू एट दैट पॉइंट विच इज इक्वल्स टू y इनिशियल कितना था 5 प्लस डेल्टा x की वैल्यू कितना है -0.1। वैसे इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं तो कैलकुलेशन बेटर हो जाएगा। मान लिया 7 है, ठीक है, 7 ले लेते हैं, ये बेटर है। तो दिस विल बी 0.3। ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया 1/3 इंटू 1/25। तो इसका ये फ़ायदा था कि 0.133 कैंसिल हो जाएगा, कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ऊपर नीचे अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 0.4/100, तो 5 माइनस 0.004 या y फाइनल इज अप्रॉक्सीमेटली 4.996। ये अगर हमने कैलकुलेट किया तो उसका मतलब क्या है कि 124.7 के क्यूब रूट की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू विल बी 4.996 एंड जो अप्रॉक्सीमेशन है दैट इज मैथमेटिकल अप्रॉक्सीमेशन। ये कोई हमारी गट फीलिंग नहीं है कि हमने बोला कि इतनी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 45.36 डिग्री। ठीक है, 45.36 रहने दिया, क्या करते हैं 30.36 डिग्री इसकी वैल्यू। शुरू हो गई भाई सॉल्यूशन। तो साइन 30.36 का मतलब क्या हो गया कि पहली बात तो फंक्शन क्या होगा, ऑफ कोर्स साइन एक्स। 30.36 डिग्री के आसपास किसकी बात चल रही होगी, 30 डिग्री की ऑफ कोर्स। तो जो हमारा इनिशियल पॉइंट होगा वो होगा 30 डिग्री, एक्स हो गया, और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ। जो बी पॉइंट आएगा वो हो गया 30.36 डिग्री एंड ये वाई फाइनल है, ये तो चाहिए हमें। डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, फाइनल में से इनिशियल घटा दिया तो 0.36 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है, तो y डैश कितना हो गया cos x, y डैश एट a कितना हो गया cos 30 डिग्री विच इज √3/2। ठीक है, अब y फाइनल इज अप्रॉक्सीमेटली, वही फॉर्मूला लगा दिया, y इनिशियल, तो y इनिशियल कितना है हाफ प्लस, हाँ सही है, डेल्टा x विच इज 0.36 डिग्री। इसको कन्वर्ट करेंगे पाई बाई 180। सही है, डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट किया तो इसलिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया। ये क्या है, ये है y इनिशियल, ये है डेल्टा x इंटू अब आएगा dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज √3/2।
तो y फाइनल इज अप्रॉक्सीमेटली ये हो गया 0.5 प्लस इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा 36, तो 360 ये कैंसिल हो गया, ये ठीक है। इसको लिख सकते हैं 0.36 बराबर अपॉन 360 इंटू पाई इंटू √3, ठीक है। अब पाई और √3 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल लिया। दिस इज 0.5 प्लस 0.001, सही है, हाँ, इंटू पाई की वैल्यू 3.14 ले लिया, √3 की वैल्यू 1.73 ले लिया, तो लगभग ये वैल्यू आ जाएगी साइन 30.36 डिग्री की। We will have this much value. एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में नेक्स्ट इज रेट चेंज। रेट चेंज वाले जो क्वेश्चंस हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। क्वेश्चन का मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा कि कोई भी मतलब उसने सिचुएशन दे दी, फिजिकल सिचुएशन दे दी या फिर मैथमेटिकल इक्वेशन वगैरह दे दिया, जिसमें 2 क्वांटिटीज़ को हमने रिलेट कर रखा है किसी भी तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलेंगे कोई क्यूब है, क्यूब का जो साइड होगा और उसका जो वॉल्यूम होगा, या फिर क्यूब का जो साइड होगा एंड उसका जो सरफेस एरिया होगा, दिस विल बी इंटरकनेक्टेड। अगर हम साइड चेंज करेंगे तो आपको सरफेस एरिया चेंज होगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के बनेंगे। वो क्या बोलेगा, एक क्वांटिटी का वो रेट चेंज बता देगा कि मान लिया जो साइड है वो इस रेट से बढ़ रहा है, ये ठीक है। साइड मान लिया 5 यूनिट पर आवर्स के रेट से बढ़ रहा है, तो फिर वॉल्यूम किस रेट से बढ़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमने क्या बोला थ्योरी के लिए कि इन दिस रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी Q1 will be given and that of Q2 will be required, ठीक। सारे क्वेश्चन इस तरीके के होंगे। अब हमारा अप्रोच क्या होगा, फॉर दैट फाइंड अ रिलेशन बिटवीन Q1 and Q2, find a relation between Q1 and Q2 and then differentiate, ठीक है। Q1 और Q2 को रिलेट करने वाला कोई भी इक्वेशन निकाल लिया। जैसे अभी हमने जो बात किया था कि मान लीजिए क्यूब दे रखा है, उसका जो साइड लेंथ होगा एंड जो वॉल्यूम होगा वो आपस में इंटरकनेक्टेड होगा। तो साइड लेंथ और वॉल्यूम को रिलेट करने वाला एक हमने इक्वेशन निकाल लिया, उसको डिफरेंशिएट करो तो आ जाएगा। थर्ड पॉइंट, ये तो बहुत छोटे से पॉइंट है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, फॉर स्पीड rate change of distance must be considered from a fixed point। अब ये देखो कोई पॉइंट वाइज नहीं है, ये तो मोस्ट वाली तुमने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा कि जैसे मान लिया एक बंदा ऐसे मूव कर रहा है,
ठीक है। तो अगर हमने बोला कि उसका स्पीड क्या होगा, तो वॉल से मान लिया वो दूर जा रहा है, वॉल से दूर जा रहा है, तो वॉल और उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका रेट चेंज विल बी उसका स्पीड। ठीक है। अब मान लिया ये जो वॉल है खुद ही चलना चालू कर दे, फिर अगर हम वॉल और उस पर्सन के बीच के डिस्टेंस के रेट चेंज को हम निकालें तो उसमें क्या होगा, वॉल के रिलेटिव उसका स्पीड आएगा। तो अगर वॉल खुद भी एक स्पीड से जा रहा है तो दैट विल ऑल्सो बी काउंटेड, दैट शुड ऑल्सो बी काउंटेड। ठीक है। तो अगर हमें स्पीड निकालें तो फिक्स्ड पॉइंट के रेफरेंस फ्रेम से होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट जो है दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, फिर भी बोल दिया कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं कि जैसे मान लिया हमने बोला कि क्यूबॉइड है, ठीक है, और क्यूबॉइड है जिसका बेस स्क्वायर है, और अगर हमने ये बोल दिया कि बेस मतलब क्यूबॉइड है, बेस स्क्वायर है, उसका बेस मान लिया बढ़ रहा है और उसका बेस बढ़ रहा है तो इसलिए वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन में लैंग्वेज तो में देखा होगा कि फाइंड रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन बेस इज 10 मीटर्स फॉर एग्जांपल। तो ये जो उसने 10 मीटर्स बोला है, अगर बेस का जो साइड लेंथ है वो चेंज हो रहा है तो ऑफ कोर्स हम डिफ्रेंशिएट करने से पहले वो 10 मीटर सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, पहले तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, लास्ट में जाके वो 10 मीटर्स रखेंगे। ठीक है। अब मान लिया उस क्यूबॉइड का अगर केवल बेस ही चेंज हो रहा है, हाइट चेंज नहीं हो रहा है, तब तो क्या होगा कि अगर मैंने 10 मीटर रख के डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ऐसे ही मेरे को दिख जाएगा गड़बड़ है ये। ठीक है। मतलब डिफरेंस अगर हमने पहले 10 रख दिया और फिर डिफ्रेंशिएट किया तो 0 आ जाएगा। ठीक है। बट अगर मान लिया बेस भी बढ़ रहा है, हाइट भी बढ़ रहा है, और हमने अगर बेस को 10 मीटर्स रख दिया और फिर डिफ्रेंशिएट किया तो हाइट की वजह से, हाइट भी तो वेरिएबल हो गया, उसकी वेरिएबिलिटी की वजह से कुछ आंसर तो आ जाएगा, बट वो आंसर गलत आएगा। ठीक है। तो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर उसने बताया है कि एट व्हेन दिस वेरिएबल इज दिस मच, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेंथ, वेट, रेडियस कुछ भी हो सकता है, अगर वो चेंज हो रहा है तो डिफ्रेंशिएशन के बाद ही उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले नहीं करेंगे, आंसर हो सकता है गलत आ जाए। ठीक है। तो टू फाइंड रेट चेंज ऑफ ए वेरिएबल व्हेन सम अदर वेरिएबल is given a particular value। मतलब हमने ये बोला कि मान लीजिए क्वांटिटी Q1 का रेट चेंज बताओ जब Q2 10 मीटर्स है। तो बेसिकली Q2 को 10 मीटर्स बताने का मतलब ये है कि उस इंस्टेंट पे बताओ जब ये हो रहा है। ठीक है। उसका मतलब ये नहीं कि हम Q2 को पहले 10 रख दें फिर डिफ्रेंशिएट कर दें। तो टू फाइंड रेट चेंज ऑफ ए वेरिएबल व्हेन सम अदर वेरिएबल इज गिवन अ पर्टिकुलर वैल्यू, देन सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू आफ्टर डिफ्रेंशिएशन। ठीक है। तो उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो डिफ्रेंशिएशन के बाद ही सब्स्टिट्यूट होगी, उससे पहले सब्स्टिट्यूट नहीं होगी। बस ये बताया जा रहा है। ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन करेंगे तो क्लैरिटी आ जानी चाहिए। जैसे क्वेश्चन 1, लेट ए क्यूबॉइड हैज स्क्वायर बेस with base radius 5 meter and height as 10 meters. If it starts expanding such that height is always twice of the base, ठीक है, height is always twice of the base,
and side length of base is increasing as 2 meter per hour, then find rate change of its first part volume, second part surface area. When length of base is 20 मीटर। ठीक है, क्यूबॉइड है, इनिशियली उसका बेस का जो लेंथ है वो 5 मीटर है, साइड लेंथ, और हाइट जो है, अच्छा बेस रेडियस नहीं आएगी, विद बेस लेंथ, ठीक है, रेडियस नहीं आएगी, मतलब बेस लेंथ इनिशियली कितना है 5 मीटर्स, एंड जो हाइट है वो कितना है 10 मीटर्स। अब ये एक्सपेंड कर रहा है सच दैट हाइट जो है दैट इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ द बेस, ठीक है, हाइट जो है वो हमेशा बेस का डबल ही रहेगा, हाइट इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ द बेस लेंथ, ठीक है, बेस ऑफ कोर्स स्क्वायर है तो स्क्वायर का जो भी साइड लेंथ होगा, ठीक है, एंड जो साइड ऑफ द बेस है वो इस रेट से इंक्रीज कर रहा है कि 2 मीटर पर आवर। कुछ भी नहीं, पहले पार्ट में वॉल्यूम का रेट चेंज चाहिए, दूसरे वाले में सरफेस एरिया का रेट चेंज चाहिए। तो हमने मान लिया कि ये क्यूबॉइड है, ठीक है, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये एच हो गया। तो क्वेश्चन के हिसाब से एच इज ऑलवेज 2a। फर्स्ट ऑफ ऑल dA बाई dt इज 2 मीटर पर आवर, ठीक है। अगर मान लिया वो ये बोलता कि जो बेस है दैट इज श्रिंकिंग एट दिस रेट, तो फिर जो dA बाई dt है वो नेगेटिव आ जाता है क्योंकि वो टाइम के साथ घट रहा होता है, ठीक है। बाकी फर्स्ट पार्ट के लिए वॉल्यूम विल बी बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। इसको भी हम ऐसे बोल सकते हैं कि v बराबर a स्क्वायर इंटू 2a बराबर 2a क्यूब, तो दिस विल इम्प्लाई dv बाई dt बराबर 6a स्क्वायर इंटू da बाई dt। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया, वॉल्यूम का रेट चेंज चाहिए और बेस का जो साइड लेंथ a है उसका रेट चेंज दे रखा है, इसलिए हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया 6 उस इंस्टेंट पे जिस पे बेस का लेंथ कितना बचा बोला था 20 मीटर्स, तो इसकी जगह 20 रख दिया, और dA बाई dt दे ही रखा है 2 मीटर, ठीक। तो किस रेट से चेंज हो जाएगा, ये हो गया 400 और 800 4800 मीटर क्यूब, वॉल्यूम है मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब पर आवर, इस रेट से वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया मान लिया ए है, तो वो कितना हो जाएगा टॉप का और बॉटम का, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, ठीक है। साइड का हो जाएगा एरिया a इंटू एच, और ऐसे 4 साइड है तो इसलिए आ जाएगा 4ah। h का यहाँ से उठा के रख दिया तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर बराबर 10a स्क्वायर, ये हो गया। तो ds बाई dt विल बी 20a इंटू da बाई dt, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इट विल बी 20 इंटू a की वैल्यू कितनी थी 20, da बाई dt था 2, तो ये हो गया 800 मीटर स्क्वायर
पर आवर, इस रेट से इसका सरफेस एरिया चेंज हो रहा है। तो सरफेस एरिया का रेट चेंज ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। आगे क्वेश्चन 2, लेट ए राइट सर्कुलर कोन हैज़ बेस रेडियस 20 meters and height 100 meters initially. Then at t is equals to 0, base radius starts increasing at the rate 10 meter या half meter per minute, and height starts decreasing at the rate 1 meter per minute. Then find the rate at which, first part volume, second part semi vertical angle is changing after minutes. Solution. वैसे क्या बोला, राइट सर्कुलर कोन है और बेस रेडियस मान लिया आर है, हाइट एच है, ये मान लिया थीटा है। तो इनिशियली मतलब टी बराबर 0 पे आर 0 कितना था, बेस रेडियस 20 मीटर्स और हाइट था 100 मीटर्स। ठीक है, ये तो बिल्कुल टी बराबर 0 पे था। फिर उसमें क्या बोला है कि जो हाइट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, सॉरी रेडियस स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, तो आर जो है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है, डी आर बाई डी टी 0.5 मीटर पर मिनट। ठीक है, एंड हाइट जो है दैट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग लिखा है, तो ये नेगेटिव होगा, तो दैट विल बी -1 मीटर पर मिनट। ये क्वांटिटी दे दिया उसने। तो यहाँ से देखो, अगर सीधा सीधा है डी आर बाई डी टी, अगर 1 मिनट में 0.5 मीटर कम हो रहा है तो टी मिनट में कितने मीटर कम हो जाएगा, टी इंटू 0.5, सॉरी कम नहीं बढ़ रहा है, ये तो बढ़ रहा है, तो 0.5 मीटर हर मिनट में बढ़ रहा है, तो टी मिनट्स में कितने मीटर बढ़ जाएगा, 0.5 टी। ठीक है, और चालू कहाँ से किया, 20 मीटर से,
तो टी मिनट में रेडियस कितना हो जाएगा 25 प्लस 0.5 टी, ये रेडियस हो जाएगा टाइम टी पे। ये देखो सीधा सीधा कांस्टेंट है, इसलिए रेशियो प्रोपोर्शन से सीधा ही बता सकते हैं। अदरवाइज अगर मान लिया ये कॉम्प्लिकेटेड कर दें, हम बोले कि जो रेट चेंज ऑफ रेडियस है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है या रेडियस पे ही डिपेंड कर रहा है, तो कुछ भी नहीं, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा मैथमेटिकली, तो फिर भी यही रहेगा ये। ठीक, अगर मैं बोलूँ कि जो रेडियस है वो 0.5 आर स्क्वायर की रेट से बढ़ रहा है मीटर पर, तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इंटीग्रेट कर लिया, फिर ऐसे आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। ठीक है, आर और टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर। यहाँ तो ये कांस्टेंट है, तो इट इज़ वेरी सिंपल, डायरेक्टली वी कैन डू। सिमिलरली डी एच बाई डी टी जो है वो -1 मीटर पर मिनट है। ठीक है, सो दिस विल इम्प्लाई कि जो हाइट है टाइम टी पे वो कितना हो जाएगा, इनिशियल 100 था और हर मिनट 1 मीटर कम हो रहा है, एवरी मिनट इट इज़ डिक्रीजिंग बाई 1 मीटर। तो टी मिनट बाद कितने मीटर कम हो जाएगा, टी मीटर, तो 100 माइनस टी। ये टाइम टी जो हमें सब्स्टिट्यूट करना है वो मिनट्स में सब्स्टिट्यूट करना है, ये हमें ध्यान रखना है। अब चालू करते हैं। उसने पहले पोर्शन में क्या बोला है कि वॉल्यूम का रेट चेंज बोला है, तो राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो डी वी बाई डी टी बराबर π/3 तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर एच को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2r dr बाई डी टी इंटू एच प्लस आर स्क्वायर डी एच बाई डी टी, दिस इज इक्वल्स टू π/3। उस इंस्टेंट पे, किस इंस्टेंट पे, आफ्टर 10 मिनट्स, यहाँ से R10 क्या हो जाएगा 20 प्लस 5, 25 मीटर हो जाएगा, और H10 कितना हो जाएगा 100 माइनस 10, 90 मिनट मीटर हो जाएगा। रख दिया π/3, 2 इंटू 25 इंटू डी आर बाई डी टी इज हाफ इंटू एच इज 90 प्लस आर स्क्वायर उस इंस्टेंट पे इज 25 का स्क्वायर, डी एच बाई डी टी इज -1, ये हो जाएगा। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, दिस विल बी π/3, 25 इंटू दिस विल बी 225 ठीक है, हाँ, एंड दिस विल बी -625, तो 625 ये हो गया π/3, और कितना आ जाएगा यहाँ, इतना। सब कुछ मीटर में दे रखा था, तो मीटर क्यूब पर मिनट, मतलब इस रेट से वो इंक्रीज कर रहा होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोला था, सेमी वर्टिकल एंगल। तो सेमी वर्टिकल एंगल मतलब थीटा, सेमी मतलब आधा, ये पूरा वर्टिकल एंगल 2 थीटा है, थीटा का रेट चेंज निकालना है, तो पहले तो हमें थीटा ही निकालना है। तो थीटा इज इक्वल्स टू, या फिर tan थीटा लिख सकते हैं r/h, या थीटा लिख सकते हैं tan इनवर्स r/h, किया डिफ्रेंशिएट ऐसे डी डी टी, तो आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी बराबर 1/, tan इनवर्स को डिफ्रेंशिएट किया r² इंटू r/h को डिफ्रेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में, तो h इंटू डी आर बाई डी टी माइनस r इंटू डी एच बाई डी टी होल डिवाइडेड बाई h²। तो ये h² कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी h इंटू डी आर बाई डी टी आर इंटू डी एच बाई डी टी होल डिवाइडेड बाई h² प्लस r²। ठीक है, देखो हम इंट्यूटिवली ऐसे ही बोल सकते हैं कि टाइम के साथ क्या है, रेडियस तो बढ़ रहा है और हाइट कम हो रहा है,
तो दोनों ही एंगल से थीटा बढ़ रहा है। अगर हम रेडियस बढ़ाते चले जाएं, हाइट को उतना ही रखें तो भी थीटा बढ़ेगा, या हम रेडियस उतना ही रखें हाइट को घटाते चले जाएं तो भी वर्टिकल एंगल बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा। तो दोनों ही एंगल से थीटा बढ़ेगा, तो पॉजिटिव आना चाहिए। हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि टाइम के साथ थीटा बढ़ रहा है तो डी थीटा बाई डी टी पॉजिटिव होना चाहिए। तो एच कितना हो गया उस इंस्टेंट पे 90 इंटू ये हो गया हाफ माइनस आर हो गया 25 डी एच बाई डी टी -1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो 90 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर, तो ये हो गया 45 प्लस 25 होल डिवाइडेड बाई 90 100 मतलब ये हो गया 625, तो 70 अपॉन 8725, ये इतने रेडियन पर मिनट इस हिसाब से थीटा बढ़ रहा है। तो एंगल जो है वो इस हिसाब से बढ़ रहा है। ये हो गया हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 2। चलो भाई अब आगे चलते हैं। Question 3. Let a person of height 1.5 meters starts moving away from a lamp post of height 5 meters radially with speed 1 meter per second या फिर 2 मीटर पर सेकेंड। ये ठीक है। देन फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ शैडो ऑन द ग्राउंड is changing. Length of shadow on the ground is, let a person of height 1.5 meter starts walking या moving away from a lamp post. लैम्प पोस्ट है तो ऑफकोर्स सबसे ऊपर उसके एक लैम्प रखा हुआ है एंड जो जल रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से शेडो बनेगा ऑफ हाइट 5 मीटर रेडियली विद द स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। Then find the rate at which length of the shadow on the ground is changing when he is 10 meters away from the base of the lamp post। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि ये मान लिया लैम्प पोस्ट है, कुछ भी ए बी, और यहाँ मान लिया ये पर्सन है पी क्यू जो इस डायरेक्शन में जा रहा है और उसका स्पीड बता रखा है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब लैम्प पोस्ट कहीं नहीं जा रहा है, वो तो यहीं पे है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे लाइट सोर्स है तो उसकी वजह से इस बंदे का ये शेडो बनेगा पी आर, ये ठीक है, ये जो है ये शेडो है,
तो जैसे जैसे आगे जाएगा, मान लें यहाँ पे गया तो फिर ऐसे करके बनेगा। तो ये शेडो जो है टाइम के साथ बढ़ता जाएगा लेंथ में। तो हमें वही बताना है कि जिस मोमेंट पे वो पर्सन लैम्प पोस्ट के बेस से, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, अगर वो 10 मीटर अवे है, ठीक है, तो उस टाइम पे ये जो शेडो का लेंथ है ये किस रेट से बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी आंसर आ जाए। ठीक है, अब क्या है, मान लिया, मतलब कुछ भी नहीं, ये पर्सन की हाइट कितना दे रखा है 1.5 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है इसको 1.5 मीटर मान लिया, ठीक है। पूरा लैम्प पोस्ट की हाइट 5 मीटर्स दे रखा है, ठीक है। अब देखो ये जो लैम्प पोस्ट है ये फिक्स्ड है, ये कहीं नहीं जा रहा, तो इसका लेंथ हमने x मान लिया। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा होता कि जो शैडो का एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम मतलब सबसे दूर वाला जो पॉइंट है ये, इसका स्पीड क्या है, क्योंकि जब पर्सन मूव करेगा तो ये r भी मूव करेगा, इसका स्पीड क्या है, तब तो हम क्या करते, r का एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस निकालते, उसको डिफरेंशिएट करते, ये ठीक है। चलो ये भी ऐड ही कर लिया। ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ शैडो, ठीक है। तो जो शैडो है वो पी आर है, उसका एक्सट्रीम एंड मतलब पी का तो बेसिकली जो रेट होगा वो तो पर्सन का जो रेट होगा वही होगा, ये ठीक है। वो कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, तो इसका तो रेट पूछना कोई सेंस ही नहीं बनता, वो तो वही होगा जो पर्सन का होगा, ठीक है। जो सबसे दूर वाला है आर, उसका रेट पूछने का सेंस बनता है, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे को शैडो का फर्स्ट पार्ट में जो है वो क्या चाहिए कि ऑल्सो लेंथ ऑफ शैडो ऑन द ग्राउंड, ये ठीक है। फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ शैडो इज चेंजिंग, तो लेंथ ऑफ शैडो तो आर पी है, तो मेरे को सीधा सीधा इसी का रेट चाहिए। अब मान लीजिए वाई है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को सीधा सीधा डी वाई बाई डी टी चाहिए, क्योंकि इसी का रेट चेंज है, यही शैडो है। तो इस डायग्राम को देख के ये ठीक है, मेरे को अच्छी खासी फील आ जानी चाहिए सिमिलर ट्राइंगल की, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, तो भी हम आपस में रिलेट कर सकते हैं। वैसे अगर हम देखें तो ये ट्राइंगल एंड ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल क्यू पी आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी, चलो इसको एन बोल दिया, पी एन क्यू। ये बड़े वाला भी ट्राइंगल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी आंसर आ जाएगा। बट क्यू पी आर से हमें किस किस को रिलेट करना है, बेसिकली ये 2 मीटर पर सेकेंड होने का मतलब क्या है, इसका रेट चेंज दे रखा है, तो डी एक्स बाई डी टी 2 मीटर पर सेकेंड ये दे रखा है, ठीक है। तो x का रेट चेंज दे रखा है, y का रेट चेंज पूछा है, बस। तो x और y को रिलेट करने के लिए हमने ये ट्राइंगल ले लिया, एक ये ट्राइंगल ले लिया। अगर ये x है तो ऑफ कोर्स ये भी x है, तो इस वाले ट्राइंगल में बेस हो जाएगा y अपॉन हाइट हो जाएगा पी क्यू विच इज़ 1.5 इज इक्वल्स टू, इस वाले ट्राइंगल में बेस हो जाएगा x अपॉन ये हाइट हो जाएगा, पूरे 5 में से इतना घटा दिया, सो दिस विल बी 3.5, तो y विल बी 3/7x, तो dy बाई डी टी विल बी 3/7 dx बाई डी टी, तो दिस इज 3/7 इंटू 2 बराबर 6/7 मीटर पर सेकेंड। इस रेट से हमारा
शैडो का लेंथ इंक्रीज कराए, मतलब एवरी सेकेंड जो शैडो है वो लगभग 6/7 मतलब लगभग 1 मीटर बढ़ जाएगा। तो अगर वो इस रेट से जा रहा है तो शैडो का जो लेंथ है वो हर सेकेंड 1 मीटर से बढ़ जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में उसने क्या बोला, ऑल्सो फाइंड द एक्सट्रीम एंड ऑफ शैडो। अब मेरे को इसका स्पीड चाहिए, इसका स्पीड चाहिए। तो कुछ बच्चे यही गलती करते हैं कि ये वाई आ तो रहा है, इसका dy/dt निकाल देते हैं, बट वो जो dy/dt है वो तो इसका स्पीड इसके रिस्पेक्ट में आएगा। अब ये तो खुद ही मूव कर रहा है, ठीक है। तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसका स्पीड इसके रिस्पेक्ट में निकाल लिया प्लस इसका स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो इसका एब्सोल्यूट स्पीड आ जाएगा। या फिर सीधा सीधा इसका फिक्स्ड रेफरेंस से, मतलब पोल तो कहीं मूव नहीं करा, तो पॉइंट R का फिक्स्ड रेफरेंस से ये डिस्टेंस कितना है x+y, उसका डेरिवेटिव निकाल लिया। तो स्पीड ऑफ R विल बी d dt of x+y. So this is nothing but dx/dt plus dy/dt, which is equals to dx/dt हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 6/7, तो ये आ गया 20/7 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से जो शैडो का लास्ट पॉइंट है वो आगे आगे दौड़ रहा होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करें, फाइंड the rate at which volume of sphere is changing if its radius is changing at the rate 2 meter per hour। Find the rate at which volume of this is changing if its radius is changing। ये ठीक है, अब कब बताना है, when volume of sphere is 1000 मीटर क्यूब्स। ठीक है, मतलब जिस मोमेंट पे स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो 1000 मीटर क्यूब हो जाए, उस मोमेंट पे मेरे को बताना है कि वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, और रेडियस का रेट चेंज ये दे रखा है। तो सोल्यूशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। वॉल्यूम और रेडियस की बात चलिए, तो वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का 4/3 πr³, ये हो गया। ठीक है, कर लिया इसको डिफ्रेंशिएट, तो dv/dt बराबर 4/3 π 3r² इंटू dr/dt। ठीक है, गिवन क्या क्या है, एक तो dr/dt रेडियस का रेट चेंज दे रखा है 2 मीटर पर आवर। ठीक है, दूसरा क्या है कि जिस मोमेंट पे वॉल्यूम 1000 है तो इसके बराबर कर दिया 4/3 πr³। तो r उस मोमेंट पे क्या हो जाएगा, पूरा क्यूब रूट ले लिया, तो ये तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3/4 π का क्यूब रूट। r उस मोमेंट पे ये है।
ठीक है, अब मेरे को अगर डी वी बाई डी टी चाहिए तो ये वैल्यूज़ उठा के सब्सटीट्यूट कर दिया। दिस इज़ 4/3, ठीक है, 3 चलो कैंसिल हो गया, तो 4πr², तो वो जाएगा 100 इंटू 3/4π की पावर 2/3 इंटू dr/dt, ये ठीक है। रेडियस का रेट चेंज कितना है 2, सो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 2 800 पाई इंटू 3/4π रेज टू पावर 2/3। वॉल्यूम है तो सब कुछ मीटर में दे रखा है, तो मीटर क्यूब पर आर, ये हो गया इसका रेट चेंज। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 4। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, लेट ए पोल ऑफ लेंथ 13 मीटर is sliding upon coordinate axis with, let a pole AB of length 13 meter is sliding upon coordinate axis with A on x-axis and B on y-axis। ठीक है, if A is moving away from origin at the rate 1/5 units per minute, then find the rate या फिर स्पीड चेंज ऑफ फर्स्ट पॉइंट बी, सेकेंड पॉइंट एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, थर्ड पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ ए बी, फोर्थ पॉइंट एंगल ओ ए बी। कब चाहिए ये सब? एट द इंस्टेंस व्हेन ओ ए इज इक्वल्स टू 12 मीटर्स। ठीक है, पढ़ो आराम से क्वेश्चन को,
कि क्या बोला। उसके बाद क्वेश्चन में ऐसे है, सिचुएशन तो ऑफ कोर्स डायनामिक ही लेंगे। ये 13 मीटर है, ठीक है, और ये मान लिया x मीटर हो गया OA, ये मान लिया y है। तो ये डायग्राम बनाते ही हमें x और y में एक रिलेशन तो पता ही लग गया कि x² प्लस y² इज़ 13², ठीक है। ये ठीक है। एट द इंस्टेंट व्हेन OA बराबर 12 मीटर, ये तो बिल्कुल लास्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। और रेट चेंज क्या बोला है, A इज़ मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो A अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये डिस्टेंस तो बढ़ रही है टाइम के साथ। अगर बढ़ रहा है तो जो dx/dt है वो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो dx/dt, ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी कितना आ जाएगी, 1/5 यूनिट्स पर मिनट, यह आ जाएगा, ठीक है। अब कर लिया। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, पॉइंट B, तो ये A है, ये B है। तो B का अगर मेरे को रेट चेंज चाहिए तो हमने सीधा सीधा x² प्लस y² बराबर 13² को डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो ये आ जाएगा x dx/dt प्लस y dy/dt बराबर 0। वैसे तो x² डेरिवेटिव 2x आएगा, वो 2 दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा। अब उस इंस्टेंट पे x का वैल्यू क्या दे रखा है, ये ठीक है 12, तो xt कितना दे रखा है 12, तो yt ऑफ कोर्स कितना आ जाएगा 5, क्योंकि x² प्लस y² कितना है 13²। तो उस इंस्टेंट पे x का वैल्यू 12, dx/dt 1/5 प्लस y इज 5, dy/dt चाहिए इज इक्वल टू 0। तो dy/dt कितना हो गया, -12/25 यूनिट्स पर मिनट। ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में एरिया का रेट चेंज चाहिए OAB, तो एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ, अब तो हमने dx/dt dy/dt x और y की वैल्यू निकाल रखी है, तो ऐसे ही डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो dA/dt विल बी हाफ ऑफ x इंटू dy/dt प्लस y इंटू dx/dt। दिस इम्प्लाइज dA/dt इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये ठीक है, x का वैल्यू कितना हो जाएगा उस इंस्टेंट पे, x विल बी 12 इंटू dy/dt इज -12/25 प्लस y कितना हो गया, y 5 इंटू dx/dt उस इंस्टेंट पे कितना था 1/5, सही है, ये हो गया। तो 5 कैंसिल, दिस विल बी हाफ ऑफ, ये हो गया -144 प्लस 25/25, ये ठीक है। तो आ गया -119/50, बिल्कुल सही, 119/50 मीटर स्क्वायर, मीटर तो नहीं मतलब यूनिट स्क्वायर पर मिनट, यही आंसर आ जाएगा सेकेंड पार्ट के लिए, ठीक है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, मिड पॉइंट ऑफ AB। अब इसका जो मिड पॉइंट होगा M, उसका हमें स्पीड चाहिए, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में M के लिए ये और ये हो जाएगा x/2, ये हो जाएगा y/2।
तो m का स्पीड क्या होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हो जाएगा dx बाई dt का हाफ, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा हाफ ऑफ dy बाई dt। सही है, तो dx बाई dt हमने कैलकुलेट कर रखा है हाफ इंटू 1/5, ये तो हो गया 1/10, हाफ इंटू dy बाई dt ये था -12/25 विच इज़ -6/25। ठीक है, तो v ऑफ m कितना हो जाएगा, रूट ओवर vx² प्लस vy² विच इज़ इक्वल टू हाफ, तो चलो बाहर निकाल दिया या ऐसे ही कर लिया, दिस स्क्वायर इज 1/100 प्लस 36/625। ठीक है, इतना यूनिट पर मिनट कैलकुलेट कर लिया। इसको आगे चल के जो भी आंसर आए दैट विल बी द आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब आता है फोर्थ पार्ट, एंगल ओ ए बी। तो एंगल ओ ए बी मतलब ये वाला एंगल थीटा मान लिया, थीटा वापस x और इसको x और 13 के टर्म्स में लिख सकते हैं या x और y के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो थीटा बराबर, चलो x और y के टर्म्स में लिख लिया, tan इनवर्स y बाई एक्स। तो d थीटा अपॉन डी टी विल बी 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी वाई बाई डी टी माइनस वाई डी एक्स बाई डी टी होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो डी थीटा बाई डी टी विल बी एक्स डी वाई बाई डी टी माइनस वाई डी एक्स बाई डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वो तुम देखो ऐसे भी देख सकते हो, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा, डी वाई बाई डी टी नेगेटिव आया है, फर्स्ट पार्ट में दिख रहा है -12/25 यूनिट्स। क्यों नेगेटिव आ रहा है? जैसे जैसे ये रॉड ऐसे स्लिप करेगा वैसे वैसे ये डिस्टेंस कम होगा। अगर ये आगे जा रहा है तो ये कम होगा तो टाइम के साथ y डिक्रीज कर रहा है। तो जो डी वाई बाई डी टी है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो तो नेगेटिव आना चाहिए। सो दिस इज इक्वल टू x उस स्टैंड पे 12 है, डी वाई बाई डी टी निकाल लिया हमने -12/25 माइनस। अच्छा, हम ये भी बोले थे कि विदाउट वैल्यू देखे कैलकुलेट किए, हम ये भी देख सकते हैं कि अगर ये ऐसे स्लाइड कर रहा है, ये इधर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो थीटा तो लगातार कम हो रहा है। तो टाइम के साथ अगर थीटा कम हो रहा है तो डी थीटा बाई डी टी भी नेगेटिव आना चाहिए। तो x ये हो गया, y कितना हो गया 5 एंड डी एक्स बाई डी टी इज 1/5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज बेसिकली 13 स्क्वायर। ठीक है, वो तो हमेशा 13 स्क्वायर रहेगा। ये 5 कैंसिल हो गया तो माइनस न्यूमरेटर में आ जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अपॉन 13 स्क्वायर इंटू 25। तो ये तो कैंसिल ही हो गया। 25 मतलब 5 स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस माइनस कॉमन हो गया, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अपॉन 13 स्क्वायर, तो आ गया -1/25 रेडियंस पर मिनट। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू हमने पहले ही IQ से क्या बोला था कि नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। ऑफ कोर्स टाइम के साथ एंगल रिड्यूस हो रहा है इसलिए। सो दैट इज क्वाइट क्लियर।